अस्सलाम वालेकुम माय डियर डॉक्टर्स। आज की वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट चैप्टर है जो आपका गाइडन और गैनॉन बुक से उसके एमसीक्यूज़ और कंप्लीट कंसेप्ट करने जा रहे हैं। इस यहाँ पे मैं आपको ना कुछ इजाफी चीज़ें करवाऊँगा जो आपकी गाइडन में नहीं दी गई, लेकिन आपके जो यूएचएस है वहाँ पे सेम टू सेम एमसीक्यूज़ आते हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही एहतियात के साथ और बहुत ही अ, एक कंसेप्चुअल वे में एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। आपका कोई ऐसा एमसीक्यूज़ नहीं होगा इस चैप्टर से जो आप एग्ज़ाम में बैठकर नहीं हल कर सकेंगे, ठीक है? मैं आपको पास पेपर वाले एमसीक्यूज़ और बिल्कुल एग्जैक्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ करवाने लगा हूँ और इंशाल्लाह अगर आप इस लेक्चर को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से कभी कोई एमसीक्यूज़ गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके ब्लॉक 1 में 37 एमसीक्यूज़ आने वाले हैं। तो हमारा जो मिशन ये है कि वो 37 एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक किए जाएँ। उसके बाद हम एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री और माइनर्स की तरफ जाएँगे। तो सबसे पहले जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो लेक्चर है एमसीक्यूज़ देखने के 2 रूल्स हैं, 2 कंडीशंस हैं, आपने इनको फुलफ़िल करना है अगर आप 100% यहाँ से गेन हासिल करना चाहते हैं। पहला, आप बैठकर वीडियो को देखें। दूसरा, आपके हाथ में एक फ़ोल्डर होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। अपनी मिस्टेक को आपने नोट डाउन करना है, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे। लेक्चर लेकर आपको 1 से 2 दिन तो याद रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपने नोट्स बना लेने हैं जो मिस्टेक्स हैं। जस्ट मैं ये नहीं चाहता कि आप गाइडन के नोट्स बनाना शुरू कर दिए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो आप किस तरह अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। लेकिन आपकी मिस्टेक्स के नोट्स तो होने चाहिए ना, वो तो आपका टाइम नहीं लगेगा। साथ-साथ आप देख लें मेरी जितनी एमसीक्यू सीरीज़ है, आप ब्लॉक 1 के पूरे फिज़ियो के आप बन सकते हैं, जो अभी ये स्टार्ट है फिज़ियो की। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स की भी आप बना सकते हैं। तो एक अलग से फ़ोल्डर लें, उसमें एक पोर्शन बनाएँ जहाँ पे आप अपनी मिस्टेक्स हर एमसीक्यूज़ की नोट डाउन करते हैं। जो एमसीक्यूज़ हल नहीं हुआ उसको नोट डाउन करो, तो ताकि जब आपका प्रूफ हो, तब आपका जो ब्लॉक हो, तब आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। हम करने लगे हैं अब हमारा, मैंने आपको बताया नहीं शुरू में, होम्योस्टेसिस चैप्टर हमने किया है। फिर हमने क्या किया, हमने सेल वाला चैप्टर किया है, ठीक है? उसके बाद हम 3rd चैप्टर ये कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट वाला। ये जनरल फिजियोलॉजी में आता है। नेक्स्ट हम ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है? वो भी ब्लॉक 1 का हिस्सा है। ये जनरल फिजियोलॉजी आज हमारी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इस वीडियो में हम कौन-कौन से टॉपिक्स जो यूएचएस चाहता है कि ये टॉपिक्स इस एमबीबीएस स्टूडेंट को, इस डॉक्टर को पता होने चाहिए, ताकि वो एमसीक्यू सॉल्व करे और हमें पता चले कि ये नेक्स्ट प्रूफ में, नेक्स्ट ईयर में मूव करने के लिए बिल्कुल तैयार है, या आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारा टॉपिक ये वाला, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्लासीफाइड डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स। ये यूएचएस चाहता है कि ये चीज़ें हम हमारे ग्रिप में हों, इस पे हम ग्रिप हासिल करें। कंपेयर द कंपोजिशन ऑफ सोडियम पोटाशियम क्लोराइड, एक्स्ट्रा सेलुलर में कौन से ज़्यादा होते हैं, इंट्रा सेलुलर में कैसे होते हैं। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने अच्छे से याद करवा दिया कि एक्स्ट्रा सेलुलर में कौन से हैं, इंट्रा सेलुलर में कौन से हैं। तो मुझे कोई बता देगा कि इंट्रा सेलुलर में मैंने 3 बताए थे। आपके पास जो होता है ना पोटाशियम, इंट्रा सेलुलर में आपके पास 3 होते हैं। एक आपके पास कौन सा होता है, पोटाशियम। दूसरा आपके पास कौन सा होता है, मैग्नीशियम। तीसरा आपके पास कौन सा होता है, फॉस्फेट। तो ये जो 3 आयन्स हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होते हैं। बाकी जितने भी आयन्स आएंगे, आपको पता है सोडियम और बाहर ज़्यादा होता है, वो सोडियम पोटाशियम पंप से बेसिक से याद रख लें। सोडियम जो है बाहर ज़्यादा होता है, पोटाशियम अंदर ज़्यादा होता है। जो बिहेवियर सोडियम का होगा वही क्लोराइड का होगा। बाकी कैल्शियम भी बाहर ज़्यादा होता है, ठीक है? और बायोकार्बोनेट भी बाहर ज़्यादा होता है। तो ये मैंने बेसिक आपको पहले ही बताया हुआ है। नेक्स्ट हमने ये पढ़ना है कि डिफाइन एंड इनलिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की कितनी टाइप्स हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। होप सो आपने पढ़ा हो, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा चैप्टर आपने अच्छे से, तो इस जो एमसीक्यूज का सीक्वेंस ऐसा है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी होती है, जस्ट एमसीक्यूज नहीं करवाने होते, उसके पीछे सारा कंसेप्ट समझाना होता है, पूरा चैप्टर की रिविजन होती है ये। उसके बाद क्लासीफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें से एक एमसीक्यूज लाजमी आता है। ये रिसेंटली 2025 में भी आया है, जो अभी 2026 में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है? 2026 के अंदर जो अभी प्रूफ हुआ है बच्चों का। एक्सप्लेन वोल्टेज एंड लिगेंड गेटेड चैनल्स, ये भी बहुत है। सोडियम पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है? और फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप।
सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप की हम स्ट्रक्चर देखेंगे, थोड़ा सिग्निफिकेंस और इसका फंक्शन देखेंगे, ठीक है। ये हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ से ना मैं हमेशा अपनी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने से पहले 2-3 गोल्डन रूल्स बता देता हूँ जो मुझे एमसीक्यूज बहुत प्यारे लगते हैं, जो खूबसूरत लगते हैं। जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है ना, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोजेनिक, ये याद रखिएगा, ये हमारा एमसीक्यूज एक आएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोजेनिक इसलिए कहते हैं कि ये ना क्या करता है, ये एक हमारे आयन की ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है। 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, 2 पोटाशियम को अंदर फेंकता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो सेल है वो स्वेल नहीं करता। सर सेल स्वेल नहीं करता क्या मतलब? 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटाशियम अंदर आ रहे हैं, तो सेल स्वेल का क्या मतलब है यहाँ पे? देखो डॉक्टर साहब, यहाँ पे देखो कि जब 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं तो सोडियम के साथ पानी भी बाहर जाता है। याद रखना, जब आयंस मूव करते हैं, आयंस के साथ वाटर भी मूव करता है। ये वही बात होती है कि कोई भी आयन है उसको फॉलो करता है वाटर, ठीक है। जैसे बॉयज़ फॉलो करते हैं लड़कियों को, वैसे ही आयंस को कौन फॉलो करता है? वाटर फॉलो करता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने एक फजूल से दे दी है, उसके लिए माजरत। वैसे मेमोराइज रखने के लिए कि आयंस को वाटर फॉलो करता है, तो 3 सोडियम डॉक्टर साहब जब बाहर जाएंगे उसके पीछे वाटर भी जाएगा, तो जो सेल है वो पानी से नहीं इतना भरेगा, स्वेल होकर फटने का, बर्स्ट होने का चांसेस कम हो जाएंगे ना। तो सेल के लिए बड़ा ये सिग्निफिकेंट है, इसका ये सिग्निफिकेंस है इसकी सोडियम पोटाशियम एटीपीएस की, कि सेल स्वेल नहीं होता और सेल बर्स्ट नहीं होता। ये आपको ये इलेक्ट्रोजेनिक, ये एमसीक्यूज़ हैं बेसिकली, मैं आपको साथ साथ बता रहा था थोड़ा सा। तो ये मैं गोल्डन रूल आपको 2-3 बताए हैं जो आपको याद रखने हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज़ को, बिस्मिल्लाह पढ़ के, और अपना फोल्डर खोल लें और साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि आप आंसर करें। आपको जो जो आंसर लगे मेरे बताने से पहले बता दीजिएगा। फर्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 1 है ट्रांसपोर्ट के चैप्टर से। अ मेडिकल स्टूडेंट इज एनालाइजिंग द कंपोजिशन ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड and extracellular fluid. Which of the following ion is found in a significantly higher concentration in the ICF compared to the ECF? मुझे बताओ कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन सा आयन ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, ठीक है। 3 आयन्स होते हैं, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट। यहाँ पे पोटाशियम है, सीधा सीधा आंसर है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है सोडियम और क्लोराइड, आपको पता है कि जो सोडियम का बिहेवियर होता है क्लोराइड का वही होता है। कैल्शियम वैसे ही बाहर ज़्यादा होता है, बायोकार्बोनेट भी बाहर होता है, ठीक है। ये आपका बहुत एक इजी सा एमसीक्यूज था, ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट आया रिगार्डिंग द लिपिड बायलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन डिफ्यूज डायरेक्टली थ्रू द लिपिड सब्सटेंसेस विद द हाईएस्ट रेट। चलें यहाँ पे ना हम थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं और होप सो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प होगी। अच्छा, 3 बातें आपने याद रखनी है। ये मैं थोड़ा सा ना आपको इंडियन रेफरेंस बुक गायनोन से पढ़ा रहा हूँ, जो आपकी भी रेफरेंस बुक है। यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 3 रूल्स हैं। स्मॉल नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का लिपिड बायलेयर होती है, ये वाली सारी ये लिपिड बायलेयर है, ठीक है, ये लिपिड बायलेयर है, और एक ये प्रोटीन वाला पोर्शन होता है, ठीक है। तो जो स्मॉल एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सर, कौन से एग्जांपल तो दें? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसेज होती हैं, स्मॉल नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो डायरेक्टली इस लिपिड वाले पोर्शन से पास हो जाते हैं। ये सर जी ऑक्सीजन आई डायरेक्ट सेल के आर पार, यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड सर, ये डायरेक्ट लिपिड वाले पोर्शन से आर पार, ठीक है, कोई मसला नहीं हुआ है इसको, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसकी हाईएस्ट डिफ्यूजन रेट होता है, स्मॉल नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन डायरेक्टली पास हो जाते हैं। दूसरा रूल, स्मॉल अनचार्ज, चार्ज नहीं है, स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, पहले नॉन पोलर कह रहे थे, पोलर मॉलिक्यूल्स भी समहाउ पास कर जाते हैं लिपिड पोर्शन से, इसी पोर्शन से, ठीक है। अगर वाटर का मॉलिक्यूल है, सेल स्वेल ना हो, ये यहाँ से बाहर पास कर जाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा डिफ्यूजन रेट नहीं होता, मुश्किल से पास करते हैं, ठीक है। इसमें कौन सी एग्जांपल सर? अनचार्ज हो लेकिन पोलर हो, कौन से? वाटर है, वाटर अनचार्ज है लेकिन पोलर है। यूरिया अनचार्ज है लेकिन पोलर है, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल से, स्मॉल नहीं है लेकिन थोड़े बहुत स्मॉल ही कैटेगरी में आते हैं अभी। उसके बाद चार्ज मॉलिक्यूल्स है ना,
भाई ये पास नहीं होगा, ये लिपिड, ये एमसीक्यूज है आपका कि लिपिड पोर्शन से चार्ज मॉलिक्यूल्स कभी भी पास नहीं होंगे। अब कहेंगे सर छोटा सा मॉलिक्यूल होकर चार्ज का तो पास हो जाएगा, नहीं। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी है, ये आपने लाइन नहीं भूलनी, डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज। चार्ज मॉलिक्यूल साइज का कोई मसला नहीं है, छोटा सा भी अगर मॉलिक्यूल है वो भी नहीं पास होगा, बड़ा सा है तो वो तो होना ही नहीं है, आपको भी पता है। उसके बाद रिक्वायर्ड, इनके लिए ना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ये इम्परमेबल होते हैं लिपिड बायलेयर से, तो इनको चाहिए होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, और ये आपके पास पड़े हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। और ये वाले आपके पास क्या है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है, ये नज़र आ रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है। अच्छा जी, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं। एक तो ये मैंने सामने बना नज़र आ रहा है, ये कौन सा है, ये चैनल प्रोटीन है, ठीक है। चैनल प्रोटीन में क्या होता है, एक छोटा सा पोर होता है, ये देखें, ये मैंने आपका खूबसूरत सी डायग्राम, वैसे मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, ये खूबसूरत है, ये दरमियान में एक पोर सा होता है, कोई भी चीज़ आती है यहाँ से पास होके अंदर बाहर, ठीक है। कोई सोडियम आयन आ गया, ये चार्ज है ना, ये सोडियम आयन है, ये पास हो जाएगा यहाँ से, डायरेक्टली यहाँ से पास हो जाएगा, ये होता है चैनल प्रोटीन। एक होते हैं कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं, कैरियर प्रोटीन्स इनके डिफरेंट काम होते हैं। कैरियर प्रोटीन्स के क्या काम होते हैं सर, इनमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं। ये एक है कैरियर प्रोटीन, इससे आके कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सोल्यूट है, वो आके बाइंड करता है। ये यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल कोई सोल्यूट बाइंड की है यहाँ पे, फिर इसने अपनी जो कैरियर प्रोटीन है, इसने अपनी कन्फर्मेशनल चेंज की, जो शेप है वो चेंज की, और फिर यहाँ पे आकर ये इसने अंदर फेंक दिया। बाहर ये था सोल्यूट मॉलिक्यूल, फिर इसने अपनी कन्फर्मेशन चेंज करके ये अंदर फेंक दिया, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कैरियर प्रोटीन। हमारे पास जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो दो तरह के होते हैं। हमने बात कहाँ से शुरू की थी, बात यहाँ से की थी कि चार्ज मॉलिक्यूल्स है ना, वो लिपिड बायलेयर से पास नहीं हो सकते, उनके लिए लिपिड बायलेयर के अंदर कुछ ना कुछ प्रोटीन रख दो। वो प्रोटीन्स आपके पास दो तरह के हैं, कैरियर प्रोटीन्स है और चैनल प्रोटीन्स है। अच्छा, परेशान नहीं होना, ये बस बेसिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमने एमसीक्यूज भागम भाग करने हैं, ठीक है। हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जितने मैंने कंसेप्ट बता दिए आपके एमसीक्यूज ऑलमोस्ट हो गए हैं। ये कंसेप्ट ज़रूरी है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगता होता है हमेशा। कैरियर प्रोटीन, अच्छा जी, चैनल प्रोटीन, कोई भी हमने प्रोटीन्स रख दिया। अब ये प्रोटीन दो तरह के होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, चैनल प्रोटीन्स होते हैं। याद रखिएगा, जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ना, वो कैरियर प्रोटीन, जब भी एमसीक्यूज में लफ्ज़ आए चेंज इन कंफर्मेशन, शेप की चेंज हो रहा है, ठीक है, कंफर्मेशन में चेंज हो रहा है, ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो कैरियर प्रोटीन की बात कर रहा है। एमसीक्यूज में चैनल प्रोटीन की तरफ आपने नहीं जाना, चैनल प्रोटीन में नो चेंज इन कंफर्मेशन होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। दूसरा, जो अगर कैरियर प्रोटीन की बात करेगा ना, अगर कोई कहेगा कि सोल्यूट मॉलिक्यूल या कोई भी लिगेंड जो है वो टाइटली बाउंड है, अगर ना टाइटली बाउंड है, तो आपने सल्यूट या कैरियर प्रोटीन की का आपका जहन में नाम आना चाहिए, ठीक है। ये जो होता है ना, इसमें जो होता है क्या, जो होता है हमारे पास चैनल प्रोटीन, इसमें जो सल्यूट बाइंड होता है ना, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से वीकली होता है। अब इसकी एक सिंपल सी लॉजिक है, हमें मतलब अंडरस्टैंडेबल बात है कि चैनल प्रोटीन एक पोर है, इसमें से ऐसे गिर जाना है, तो इसके साथ अगर सोडियम ने भाई स्ट्रॉन्गली बना दिया तो ये कहाँ कैसे गिरेगा अंदर। और यहाँ पे देख लो, अगर इसके साथ ये टाइटली बॉन्ड नहीं होगा, ये सल्यूट का मॉलिक्यूल या कोई आयन इसके साथ टाइटली बॉन्ड नहीं होगा इसके साथ, तो ये तो इधर अगर थोड़ा सा लगा हुआ ये कन्फर्मेशन चेंज करेगा, ये तो उधर जाएगा, ये तो अंदर जाएगा ही नहीं। इसके साथ इसका जो कनेक्शन है कैरियर प्रोटीन के साथ जो होता है, वो सल्यूट मॉलिक्यूल थोड़ा टाइटली बॉन्ड होता है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि चैनल प्रोटीन में वीक होती है। ये एमसीक्यूज है आपका, ठीक है, दो बातें क्लियर होगी। तीसरी, जो कैरियर प्रोटीन है ये एक्टिव में भी यूज़ हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, ये आपने ये बात भी आपने याद रखनी है। जबकि हमारे पास ये चैनल प्रोटीन है नहीं आएगा, ये फैसिलिटेटेड डिफिजन में यूज़ होते हैं। तो ये कैरियर प्रोटीन्स में क्या होता है, कैरियर प्रोटीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों में यूज़ होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा, फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। इसमें कैरियर प्रोटीन की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एस, एस एंड सी। यहाँ से हम कंटिन्यूस करेंगे। अब हम अपने एमसीक्यूज कर लेते हैं, जितने हमारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले वो कहता है, रिगार्डिंग द लिपिड बायलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन डिफ्यूज डायरेक्टली थ्रू द लिपिड सब्सटेंस विद द हाईएस्ट रेट। मैंने क्या कहा था कि लिपिड सब्सटेंस से कौन सी चीज़ हाईएस्ट रेट के साथ पास हो सकती है। ऑक्सीजन भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, यूरिया भी हो सकता है, ग्लूकोज बहुत बड़ा मालिक्यूल है, ये नहीं हो सकता। आयंस, चार्ज चीज़ें कभी भी नहीं हो सकती, चाहे छोटा साइज़ है बड़ा साइज़ है, उनके लिए प्रोटीन चाहिए। तो कौन सा डॉक्टर साहब, कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, जल्दी बता दो। ऑक्सीजन, वाटर, ऑक्सीजन, डेफिनेटली ऑक्सीजन आएगा।
वाटर के बारे में मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे भी यही बता रहा है कि although it diffuse rapidly it does so through protein channel एक्वापोरिन। मोस्टली ये पास हो जाता है, लेकिन ये मोस्टली प्रेफर नहीं करता कि लिपिड बायलेयर से पासेबल है। मैंने बताया ना कि ये है नॉन पोलर, ये पोलर है लेकिन नॉन चार्ज है, लेकिन प्रेफर ये करता है कि मैं अपने एक्वापोरिन से प्रोटीन चैनल्स होते हैं उसके थ्रू पास कर जाऊँ। और ये ग्लूकोज के बारे में देख लें कि लार्ज या वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल डेट रिक्वायर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाया कैरियर प्रोटीन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 कहता है दी हाई सेलेक्टिविटी ऑफ द पोटाशियम चैनल इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स स्ट्रक्चर which specific component form the selectivity filter that allows dehydrated potassium ions to pass through while excluding sodium। बहुत ही प्यारा एमसीक्यूज है और ये मैं आपको उतने ही बेस्ट वे में समझाऊंगा। अच्छा, आपके पास ना 3 तरह की आपको चैनल्स याद रखने हैं। ट्रांसपोर्ट चैप्टर में अगर 3 चैनल्स आपने याद रख लिए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। आपको पता है आपके पास एक बहुत ही मशहूर ज़माना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप होता है। जी सर, बिल्कुल। एक होता है सोडियम चैनल जिससे सोडियम पास होगा, एक होता है पोटाशियम चैनल जिससे पोटाशियम पास होता है। तो ये 3 इस ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, ये 3 चैनल्स याद रखने हैं। एक सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप है, इसकी क्या करैक्टर्स है, ये किस तरह का होता है, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, क्या सीन होता है। एक पोटाशियम चैनल देख लेना, एक सोडियम चैनल देख लेना। अभी के लिए हम देखते हैं पोटाशियम चैनल, ठीक है। अब मैं आगे अगले एमसीक्यूज़ में आपको सोडियम चैनल और एटीपेज पंप के बारे में भी बता दूंगा। अच्छा जी, पोटाशियम चैनल में याद रखिएगा कि इसमें 4 प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ये आपकी गाइडेंस कहती है, ये एमसीक्यूज आते हैं, ये पास पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ नहीं आती। 4 प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं इसमें, ठीक है। एक ये हो गया, एक दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मैंने निशान भी लगा दिया आपके लिए। ये आपका क्या है, ये पोटाशियम चैनल, ये 4 प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं। और ये एक चीज़ यहाँ पे आपने गौर करनी है, शायद आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे ये प्रोटीन सब यूनिट के साथ ये छोटी सी एक है, ये इसको कहते हैं पोर लूप्स। ये जो सब यूनिट्स को ना ये ऐसे बाइंड करके रखती है, ये इसको कहते हैं पोर लूप्स। अच्छा, ये पोर लूप्स में क्या होता है, ये पोर लूप्स के अंदर ना कार्बोनाइल ऑक्सीजन होती है। अब यहाँ पे जो आपके पहले 2 दाने देखे, दाने कह रहे हैं ये पोटाशियम ही है, पहले 2 दाने देखो, ये वाले ऊपर, चलिए 4 नहीं देखो, एक नीचे है 5वां। अच्छा, तो पहले जो 2 दाने हैं ना ये हाइड्रेटेड है, इसके साथ वाटर अटैच है। जब पानी इसके साथ लगता है ना इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसके साथ पानी है लगा हुआ है। तो जब पानी लगा हुआ है तो ये देखिए ये जाके इंटरेक्ट करेगा, ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा हमारे पास, मैं थोड़ा सा आपको बता, ये 2 जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाले 2 मॉलिक्यूल्स ये इंटरेक्ट करेंगे इस पोर लूप के साथ। किसके साथ, इस पोर लूप के साथ। जैसे ही पोर लूप में क्या है, पोर लूप में आपके पास कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, तो ये जैसे ही इसके साथ इंटरेक्ट करेगा ये इसका वाटर शेड कर देगा पानी, और ये जो हाइड्रेटेड पोटाशियम आयंस होंगे ये डिहाइड्रेटेड पोटाशियम आयंस हो जाएंगे और ये यहाँ से पास कर जाएंगे, ठीक है। इस तरह पोटाशियम चैनल्स में पोटाशियम इजीली पास हो सकता है। अब मैं आपसे पूछूं इसमें से सोडियम पास हो सकता है? नहीं सर, ये पोटाशियम चैनल है, सोडियम क्यों पास होगा, क्यों नहीं होता। सोडियम का जो होता है ना साइज़, वो बहुत छोटा होता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब तक ये पोटाशियम आयन जो हैं ये हाइड्रेटेड है, इनके साथ वाटर है, थोड़ा साइज़ बड़ा हो जाएगा और ये पोर लूप के कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वाटर शेड होगा, तो ओनली डिहाइड्रेटेड पोटाशियम आयन्स जो है ना वो पास कर सकते हैं इस चैनल के थ्रू, आर पार हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सोडियम होता है उनके साथ वाटर भी लगाओ लेकिन उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, ये इंटरेक्शन ही नहीं होता। हाइड्रेट जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से वो इसमें से पास नहीं कर पाते। अपना एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। वो कहता है दी हाई सिलेक्टिविटी ऑफ द पोटाशियम चैनल इज एट्रीब्यूटेड, किसकी वजह से होती है, तो हम ये अभी देखने लगे हैं, ठीक है। ये हम अभी देखते हैं। Which specific component form the selectivity filter that allows dehydrated ions to pass while excluding sodium? सोडियम को गुजरने के बगैर ही वो जाने देता है पोटाशियम को। स्ट्रॉन्गली नेगेटिव अमाइनो एसिड रेजिड्यू, ये मैं जब आपको सोडियम चैनल की बात करूँगा ना तब मैं आपको बताऊँगा कि उसका ये करैक्टर है। अभी के लिए याद रखो कि अगर आपको वर्ड नज़र आए नेगेटिव अमाइनो एसिड रेजिड्यू तो आपको सोडियम चैनल की याद आनी चाहिए, और अगर आपको कार्बोनाइल ऑक्सीजन की आए इस तरह इंट्रैक्शन ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन तो आपको पोटाशियम चैनल याद आना चाहिए।
यही तो बातें हैं जो फोल्डर पे लिखी जाती हैं, यही तो ट्रिक्स होते हैं जो एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। आपको भूल जाएं चीज़ें, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती हैं तो आपका एमसीक्यू कभी गलत नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होएगा डॉक्टर साहब? एक्वापोरिन 2 सब यूनिट्स कभी लगाओगे? कार्बोनाइल ऑक्सीजन, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, अल्फा सब यूनिट्स ऑफ एटीपेज, स्ट्रॉन्गली नेगेटिव अमाइनो एसिड रेजिड्यू। ये जब आएगा आप सोडियम चैनल की तरफ बात करोगे, हमारे पास आएगा कार्बोनाइल ऑक्सीजन। ठीक है, ये नीचे पढ़ लो लाइन। टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं इस पर थोड़ा सा देखो। सोडियम जो होता है ना, सोडियम यहाँ पे मैंने जो बताया था कि स्मॉलर सोडियम आयंस होते हैं वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए पास भी नहीं हो पाते। एमसीक्यू नंबर 4, facilitated diffusion differ from the simple diffusion because it reaches a maximum rate. What is the primary reason for this plateau? ठीक है, इस एमसीक्यूज को मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिटेल बताना चाहता हूँ। ये एमसीक्यूज है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था कि जो हमारे पास जो चार्ज होते हैं ना वो पास नहीं हो पाते लिपिड बाइलेयर से। हमने फिर इस मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे प्रोटीन्स रख दिए। प्रोटीन्स दो तरह, कैरियर प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स होते हैं। देखो ये जो कैरियर प्रोटीन होता है ना, कैरियर प्रोटीन, इसकी लिमिटेशन है सर। इसको याद रखना है, SSNC सर। SSNC क्या है? एस से मुराद सर यहाँ पे आपके पास है सैचुरेशन। सैचुरेशन क्यों होती है? देखो जाहिर सी बात है कि जो कैरियर प्रोटीन है उसके साथ एक आके क्या लग गया आपके पास, सल्यूट बाइंड कर गया। एक के साथ एक ही लगेगा ना, दूसरा तो नहीं आके लगेगा। इस तरह के कितने होंगे आपके पास? 100 होंगे सर। नहीं, 1000 कैरियर प्रोटीन्स हैं तो 1000 को भी बाइंड कर सकता है ना सर। नहीं, 10,000 हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स है तो 10,000 सल्यूट को बाइंड कर सकता है। अच्छा 10,000 है तो अगर मेरे पास 11,000 हो गए तो नहीं कर सकता ना सर। हमारे पास 1,00,000 कैरियर प्रोटीन्स हैं तो 1,00,000 सल्यूट को बाइंड कर। अच्छा 1,00,000 है तो 2,00,000 आ गए फिर, तो लिमिटेशन है, सैचुरेशन हो जाती है, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं सैचुरेशन। दूसरा क्या है? स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी भी कहते हैं स्टीरियो। ठीक है, स्टीरियो का क्या मतलब है कि अगर इसके साथ ये देखो इसने घूम के ऐसे जाना है तो L ग्लूकोज लग सकता है तो D ग्लूकोज नहीं पास कर सकता। इसको कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। ठीक है, क्या कहते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। ये आपकी गैनोन में दिया हुआ है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, और ये इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। ये गैनोन में दिया, गाइडेड में नहीं है, छोड़ दो। नहीं, एमसीक्यूज है यार, एमसीक्यूज नहीं छोड़ना। अच्छा, ये स्टीरियो स्पेसिफिसिटी को फॉलो करते हैं। अगर D कर सकता है तो L, हाँ देख ले, वो नहीं कर सकता तो उसको सपोर्ट करते हैं। तीसरा है कंपटीशन। ठीक है, अगर कोई कैरियर प्रोटीन दो मॉलिक्यूल्स को पास कर सकता है, दो मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच करके पास मूव कर सकता है, इनको इनसाइड मूव कर सकता है या आउटसाइड मूव कर सकता है, तो कंपटीशन होगा। फॉर एग्जांपल एक कैरियर प्रोटीन है वो ग्लूकोज को भी करता है, वो ग्लूकोज को भी करता है और दूसरा फ्रक्टोज को भी करता है, तो कंपटीशन होगा। कैरियर प्रोटीन किसको लेके जाएगा? जो ज़्यादा प्यारा होगा उसको लेके जाएगा, कैरियर प्रोटीन है अपने साथ। जो सैचुरेशन में ज़्यादा होगा, जो कंसंट्रेशन में ज़्यादा होगा, कैरियर प्रोटीन उसको प्रेफर करेगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? कैरियर प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ हैं, सैचुरेशन, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी एंड कंपटीशन जो होता है। ठीक है, इस बेस पे मुझे बताओ, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, ग्राफ। ठीक है, ये मुझे बताओ, ये टाइम है, इधर टाइम आपके पास चल रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ये वाला रेट ऑफ डिफ्यूजन है ऊपर वाई एक्सिस में। मुझे बताओ कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, ये किसको प्रेफर कर रही है? ये किसको प्रेफर कर रही है? ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसको प्रेफर कर रही है? और ये जो रेड लाइन है ये किसको कर रही है? डॉक्टर साहब अगर आपने मुझे बता दिया तो आपके लिए इनाम है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये जो सिंपल स्ट्रेट लाइन है ये है सिंपल डिफ्यूजन। कोई मसला नहीं है सर, सिंपल डिफ्यूजन में कोई सैचुरेशन नहीं होती। जो मॉलिक्यूल आएगा टपकेगा, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से निकल जाएगा। वीकली जो है ना वो अटैच होता है ट्रांसफर प्रोटीन। जबकि कैरियर प्रोटीन के केस में उसने पूरा अपनी कन्फर्मेशन चेंज करनी है, उसने मूव करवाना है, तो इसमें सैचुरेशन हो जाती है और वी मैक्स में एक प्लेटू बन जाता है। जब भी आपने फिजियोलॉजी में ऐसी स्ट्रेट सी लाइन देखनी है ना ग्राफ में, ये ऐसी स्ट्रेट सी लाइन, इसको प्लेटू कहते हैं। ये आप नेक्स्ट ब्लॉक 2 में देखेंगे जब आप हार्ट पढ़ेंगे, उसमें कार्डिक चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको बड़ा मज़े का आएगा। कैल्शियम की वजह से प्लेटू बनते हैं, तो ये देख लो। तो ये है कैरियर प्रोटीन की वजह से एक प्लेटू सा बन जाता है जिसको हम कहते हैं लिमिटेड, रेट लिमिटेड। ठीक है, डिफ्यूजन, और ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन की वजह से होती है।
होप सो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। वैसे बहुत मज़ा आता है ये ऐसे कंसेप्चुअल पढ़ने में। अच्छा, आपका टाइम लग रहा है मुझे पता है, लेकिन आपका तकरीबन कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके अब। कहता है फैसिलिटेड डिफिजन डिफर फ्रॉम दिस सिंपल डिफिजन बिकॉज इट रीचेज आ मैक्सिमम रेट। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर दिस प्लेटू? इसमें क्या होता है, लिमिटेड रेट ऑफ कन्फर्मेशनल चेंज इन कैरियर प्रोटीन। जाहिर सी बात है यही चीज़ होती है। द लिपिड बायलेयर बिकम्स सैचुरेटेड विद दिस सब्सटेंस। लिपिड बायलेयर की क्या बात है सर, हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। ये सैचुरेटेड लफ्ज़ देख के बच्चा यहाँ पे लगा देगा, ये बहुत गलत करेगा। पूरा एमसीक्यूज पढ़ना पूरा, ठीक है, ये कोई सेंस बना नहीं रहा। लिपिड बायलेयर वाली, ठीक है, हमने वो प्रोटीन पार्ट पे देखना है। तो लिमिटेड रेट ऑफ कंफर्मेशन चेंज हो जाता है क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ आपके पास कैरियर प्रोटीन्स हैं। वही 10,000 लाख वाली जो मैंने आपसे बहस की थी अभी। तो लिमिटेड रेट ऑफ, ये आप पढ़ लीजिएगा, नीचे लाइन लिखी हुई है ना। टाइम मैं आपका ज़्यादा नहीं लूँगा। जिन बच्चों को नहीं समझ लगी, ये सारे ऑप्शन के नीचे जो डिटेल लिखी है ये भी पढ़ लें, बड़े फ़ायदे की है वैसे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज बाय 10 to 20 फोल्ड इन सेंसिटिव टिश्यूज? कौन सा हार्मोन है सर? डॉक्टर साहब कौन सा हार्मोन है जो कि ग्लूकोज का जो फैसिलिटेशन है वो डिफ्यूजन जो है वो बढ़ा देगा? कौन सा है? देखो, बड़ी आसान सी बात है। अगर आपके ब्लड में ना ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सा हार्मोन चाहेगा कि भाई वो ख़त्म करो ब्लड से ग्लूकोज ख़त्म करके ट्रांसपोर्ट करो, सेल्स के अंदर स्टोर करो, इसको कहीं भगाओ यहाँ से, ब्लड से तो गायब करो इसको। कौन सा हार्मोन चाहता है? इंसुलिन चाहता है ना। इंसुलिन क्या चाहता है? इंसुलिन चाहता है कि भाई ब्लड के अंदर ग्लूकोज एक मेंटेन, एक नॉर्मल रेंज के अंदर रहे ताकि आपको डायबिटीज़ ना हो। तो ये आपके पास कौन सा इसमें ऑप्शन आएगा? ग्लूकागोन, एल्डोस्टेरोन। ग्लूकागोन तो चाहता है कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो, ठीक है, बाकी कोई इतनी सेंस नहीं बना रही। इंसुलिन आएगा। इनको पोज करके आप देख सकते हैं, इनके साथ जो नीचे डिटेल्स दी हुई हैं ये भी आपको फ़ायदेमंद हो सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, ये एक एमसीक्यूज है, ये आ सकता है वैसे पास पेपर्स में ऐसे आते नहीं हैं, मैंने एक खुद ही इंक्लूड किया था कि सोल्यूशन कंटेन्स 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। जब केजी आ जाएगा तो आपने याद रखना है ओस्मोलैलिटी आएगा। अगर आपके पास यहाँ पे आएगा, ये आपने पढ़ा होगा शायद, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना। किलोग्राम आ गया तो आपने ओस्मोलैलिटी एल वाला याद रखना, लीटर्स, सॉरी लीटर्स नहीं याद रखना। अगर लीटर्स आ जाएगा तो ओस्मोलैरिटी याद रखना है, ठीक है। इसमें मोलैलिटी है, वो मोलैरिटी है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो इसमें 1 मोल पर केजी बनेगा। क्यों? 180 ग्राम जो होता है ना वो 1 मोल के इक्वल होता है। 1 किलोग्राम में होगा तो 1 ओस्मोल हो जाएगा। अगर यहाँ पे 180 को डबल से करो तो कितना होता है? 360 होता है आई गेस। हाँ 360 होते हैं, ठीक है। तो वो होता तो 2 ओस्मोल पर केजी होता। तो इस तरह के अगर एमसीक्यूज आते हैं तो आप अब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आप वो कर लेंगे। एमसीक्यूज नंबर 7 है, दिस सोडियम पोटेशियम पंप इज क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रोजेनिक पंप। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर दिस क्लासिफिकेशन? थोड़ी सी स्माइल आई हो, थोड़ी सी चेहरे में, अगर आपने शुरू से मेरा लेक्चर ध्यान से सुना हो आपको समझ आई होगी कि डॉक्टर साहब आप ये एमसीक्यूज कर सकते हैं। द सोडियम पोटेशियम पंप इज क्लासिफाइड एज एन इलेक्ट्रोजेनिक पंप। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर दिस क्लासिफिकेशन? क्या रीज़न है इसकी? इट क्रिएट्स अ नेट डेफिसिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द सेल। 3 सोडियम को जब उठा के बाहर फेंकेगा तो अंदर तो भाई नेट डेफिसिट हो जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज। 2 पोटेशियम अंदर आ रहा, 3 सोडियम बाहर जा रहे, पॉजिटिव ज़्यादा बाहर जा रहा है, अंदर नेगेटिविटी बन रही है ना सर समझ आई होगी आपको। 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। तो इसी बुनियाद पे हम इसको इलेक्ट्रोजेनिक पंप कहते हैं। पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है, विदाउट द कंटिन्यूस एक्टिविटी ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप व्हाट वुड बी द मोस्ट इमीडिएट अफेक्ट ऑन अ टिपिकल एनिमल सेल? सर अभी भी स्माइल कर रहे हो आप, हैं ये भी आता है आपको? क्या इसका आंसर है? सेल जो होता है वो श्रिंक होता है ना, सेल श्रिंक होगा और ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर लॉस हो जाएगा, ऐसे है? नहीं, बच्चों को पता है कि 3 सोडियम बाहर जाएंगे, उसके पीछे पीछे क्या जाएगा? पानी जाएगा। क्यों जाएगा पानी में? जनरल रूल है यार, नेचर है। अपने आप पे गौर करो बॉयस, अपने आप पे गौर करो, ठीक है। तो जनरल रूल क्या है, जब 3 सोडियम बाहर जाएंगे उसके पीछे पानी भी जाएगा। आपको एक 2 पोटेशियम अंदर भी आ रहे हैं तो उसके पीछे भी पानी आएगा, हाँ ठीक आएगा। तो वो तो उधर 3 के पीछे जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स वाटर जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो सेल है वो स्वेल नहीं करता। और अगर ये पंप ही बंद कर दोगे तो सेल जो स्वेल होगा और धमाका होगा, बस्ट कर जाएगा सेल, ठीक है।
इसकी नीचे जो लाइंस लिखी हैं ये आप पढ़ सकते हैं। In which of the following location is the primary active transport of the hydrogen ion most potent, capable of increasing the concentration a million fold? ये एग्जैक्ट MCQs है। ये MCQs 2026 में आया अभी लेटेस्ट जो प्रूफ हुआ है उसमें। मुझे बताओ इसमें जो आपके पास है ना वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा। इसकी मदद से आपके 10 को MCQs और ऐसे कोई आते हैं तो आप ठीक कर लोगे। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। कैरियर प्रोटीन सारी। अच्छा, जो चैनल प्रोटीन है ना, मैंने आपको कैरियर प्रोटीन्स के बारे में बता दिया। जो चैनल प्रोटीन्स है ना आपके 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं लिगेंड गेटेड, एक होते हैं आपके पास लिगेंड गेटेड। ठीक है, ये साइज़ छोटा हो गया, क्या हो गया? रोज़ों में ना थोड़ा सा वो गला बैठ जाता है तो उसकी वजह से साउंड की क्वालिटी अगर कोई फ़र्क है तो बताना यार, कोई कमेंट सेक्शन में बताना। कोई गलती शलती हुई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो। और वहाँ पे भी मुझे बताना चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया यार। अभी तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब वो FSC और MD कार्ड से निकल आए हो यार, अब कंपटीशन आपस में इतना करो। अच्छी चीज़ मिलती है तो दूसरों के साथ शेयर करो। मुझे पता है बच्चों को, ये हमने अच्छी चीज़ बता दी तो हमारे नंबर कम आएंगे, उनके ज़्यादा आएंगे, ये वो। इन चीज़ों से आप निकल आओ, डॉक्टर हो आप। टाइप ऑफ चैनल प्रोटीन्स 2 तरह के होते हैं, लिगेंड गेटेड होते हैं और एक वोल्टेज गेटेड होते हैं। ठीक है, अच्छा नाम से पता चल रहा है जो चैनल प्रोटीन्स है ना वो जो लिगेंड गेटेड होते हैं ना, वो कोई भी लिगेंड आके ना अटैच होता है चैनल के साथ, चैनल खुल जाता है। ये चैनल 24 घंटे खुला नहीं रहता। जैसे अगर आप जो कोई बेकरी है सिटी में से वैसे खुली रहती है, लेकिन नॉर्मली बंद तो होती है ना, कभी तो बंद होती है ना। तो जो लिगेंड गेटेड चैनल्स हैं ये खुले नहीं रहते। मैंने आपको कहा था कि ऊपर से आएगा टपकेगा, तो ये बंद भी होते हैं सर। ये कब खुलते हैं? जब कोई आके लिगेंड आके अटैच होता है। अगर लिगेंड गेटेड है तो कोई लिगेंड आकर, जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स में से फॉर एग्जाम्पल एक होता है एसिटाइल कोलिन, ये आप पढ़ोगे फार्मा में, ये माइनर्स में फार्मा में है। तो जब जैसे ही एसिटाइल कोलिन आके अटैच होता है एसिटाइलिन गेटेड चैनल से, तो वो एक लिगेंड गेटेड चैनल है। ठीक है, जो कि एसिटाइलिन आके एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल ऐसे ना इसके ऊपर आके, मैं आपको बताता हूँ, विजुलाइज करो इसको, थोड़ा समझ आएगा। इसके ऊपर ऐसे छोटा सा मॉलिक्यूल आएगा एसिटाइल कोलिन का, समझ लो कि ये लिगेंड गेटेड चैनल है, ये लिगेंड गेटेड चैनल प्रोटीन। ठीक है, इस पे आके एसिटाइलिन आके अटैच होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स बेसिकली आके अटैच होते हैं उसके एसिटाइल कोलिन के। 2 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं तो ये चैनल प्रोटीन ओपन हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसलिए हम इसको कहते हैं लिगेंड गेटेड। ये न्यूरोट्रांसमीटर। वोल्टेज गेटेड कौन सा होता है सर? वोल्टेज गेटेड वो होता है जो वोल्टेज में चेंज आए। वोल्टेज में चेंज कैसे आता है आपके सेल में? सोडियम बाहर जाता है, पोटाशियम अंदर आता है। सोडियम थोड़ा सा अंदर आता है, डीपोलराइजेशन होती है, नेगेटिव पॉजिटिविटी अंदर होती है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी होती है, फिर ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। सोडियम के अंदर आने से क्या होता है? डीपोलराइजेशन होती है और वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं। ठीक है, अब देख लो ट्रांसपोर्ट आपकी कितनी किस्म की होती हैं। पूरा चैप्टर ही आपका रिवाइज हो गया। ट्रांसपोर्ट आपकी 3 तरह की होती हैं। एक होती है सर, एक आपके पास होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये सेल वाले चैप्टर में हमने देख लिया। जो आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और एक होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। जबकि पैसिव जो होती है वो ओस्मोसिस होती है या डिफ्यूजन होती है। ठीक है, ओस्मोसिस का आपको पता है कि कोई भी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी तो वो उसको ओस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूजन आपके पास सिंपल होती है, सिंपल डिफ्यूजन होती है। दूसरी आपके पास होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेटेड 2 तरह की डिफ्यूजन होती है। सिंपल और फैसिलिटेटेड को हमने अच्छे से देख लिया है। फैसिलिटेटेड में क्या होती है? प्रोटीन होगा, सिंपल में प्रोटीन के बगैर होगी। ठीक है, जो आपके पास जो प्रोटीन वाली मैंने आपको बताया था ना, वो ये वाला, ये चैनल प्रोटीन, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की कैटेगरी में आता है। सिंपल में कोई भी प्रोटीन रिक्वायर्ड नहीं होता। ये मैं गलती भी की थी, जो मैंने आपसे सॉरी की थी कि सर मैं गलत कर गया हूँ यहाँ पे, तो वो आपने देख लेना है। अच्छा, एक्टिव में देख लो ये सारा, ठीक है, पैसिव और एंडोसाइटोसिस आपको पता ही है सारा कुछ। यहाँ पे एक्टिव में आ जाओ। एक्टिव में एक होती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिव की जैसे मर्जी याद करो सर, ये एग्जांपल्स आती हैं। हाइड्रोजन एटीपेज का अगर जिक्र आएगा, हाइड्रोजन एटीपेज, कैल्शियम एटीपेज या सोडियम पोटाशियम एटीपेज, आपका मशहूर ज़माना पंप, सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप, इनका अगर जिक्र आएगा तो आपने सोचे समझे बगैर हाइड्रोजन एटीपेज, अकेला हाइड्रोजन
जो कि मैंने पीछे क्या बताया है, मैंने बताया गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में होता है। ये एमसीक्यूज आया लेटेस्ट हमारे 2026 में। हाइड्रोजन एटीपेज, कैल्शियम एटीपेज, सोडियम पोटाशियम एटीपेज, इसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लेनी है। 3 एग्जाम्पल्स पास याद रखनी है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये डायरेक्टली एटीपीज को यूज़ नहीं करता, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये बेसिकली ग्रेडियंट की मदद से हेल्प करता है। मैं अगर कई भी लेक्चर्स बनाए आपके लिए, अगर आपने कहा कि सर लेक्चर्स भी बनाए, तो मैं आपको फिर बड़ा अच्छे से समझाऊंगा। अभी तो एमसीक्यूज में हम थोड़ा शॉर्ट बताना होता है। इसमें याद रखो कि ये 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है सिम पोर्ट या कोड ट्रांसपोर्ट, एक होती है एंटी पोर्ट या काउंटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो सिम, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, अच्छा जो भी है, सिम पोर्ट या कोड ट्रांसपोर्ट जो होती है, उसमें सोडियम ग्लूकोज और सोडियम अमाइनो एसिड देख लो, सोडियम ग्लूकोज और सोडियम अमाइनो एसिड। ठीक है, दोनों में याद रख लो कि जो सिम पोर्ट है ना, सिम पोर्ट या कोड ट्रांसपोर्ट, उसमें सोडियम आना है, साथ में एक में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। ठीक है, ये आपको नहीं भूलेगा। ये है Na, मैंने क्रॉस लगाया, ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, इसको ऐसे ही लिखते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, ये आपकी बेस बन रही है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रख लो, नेक्स्ट आपको पढ़ेंगे, आप खुश होंगे यार, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ था। और सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, ये एंटीपोर्ट में आएगा। तो हम अपने एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द हाइड्रोजन आयन मोस्ट पोटेंट। मैंने आपको बताया कि ये आपका एमसीक्यूज आया हुआ है, और ये आपको याद होगा कि गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में होते हैं। ठीक है, याद नहीं होगा, ये आपका जनरल नॉलेज है, आपने ये जहन में रखना है कि गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, इसमें डिटेल्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 10 सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सच एज द कोड ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज विद सोडियम रिलाइज ऑन विच ऑफ द एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ये होता है ना, ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ये डिपेंड करती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। मैंने आपको क्या बताया कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो बेसिक्स कंसेप्ट देख लें, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो डायरेक्टली क्या करती है, वो एटीपी को यूज़ करती है। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। उसमें आपके पास आ जाता है सोडियम पोटाशियम पंप आ जाता है, कैल्शियम एटीपेज पंप आ जाता है, हाइड्रोजन एटीपेज पंप आ जाता है। हाइड्रोजन एटीपेज पंप जो कि अभी पैराइटल सेल्स में आप पढ़ के आए हैं, तो इसमें क्या है, एटीपेज डायरेक्टली यूज़ हो जाता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपीज हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। बेसिकली होता ये है कि एक ग्रेडियंट बनता है। ग्रेडियंट क्यों बनता है, देखो, कोई भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा ना, वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड कर रही होगी। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ठीक है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर देख लो, ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, उसको और अभी काउंटर को भूल जाओ। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर देखो, समझने की कोशिश करो, डायग्राम बनाऊंगा थोड़ा टाइम लगेगा, लेक्चर्स कभी बनाऊंगा तो फिर बताऊंगा। देखो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर आपको पता है एंटीपोर्ट है। सोडियम ने क्या होना है, सोडियम ने क्या करना है, सोडियम ने अंदर आना है और कैल्शियम ने बाहर जाना है। ठीक है, सोडियम ने अंदर आना है, कैल्शियम ने बाहर जाना है। क्यों, कैल्शियम बाहर ज़्यादा होता है तो कैल्शियम ने बाहर जाना है। तो जब सोडियम अंदर आएगा, अब देखो सोडियम जब अंदर आएगा तो इसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी, सोडियम अंदर बढ़ना शुरू होगा। अब कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म तो होगा ना कि जो सोडियम को बाहर उठा के फेंक दे, तो वही तो हमारे पास क्या है, वो है सोडियम पोटाशियम पंप। 3 सोडियम बाहर फेंकता है, उसको वो तो एटीपीज यूज़ करता है। तो इसका मतलब ये है कि सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर काम करता है सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से। अगर सोडियम पोटाशियम पंप को हटा दो तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज होगा नहीं, सोडियम अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा सोडियम, तो फिर कैल्शियम एक्सचेंज ही नहीं होगा। सोडियम जब अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपने ज़हन में रखना है। तो ये बेसिकली होता क्यों है, ये होता है कि सोडियम आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ना, उसकी वजह से होता है। तो इसका आंसर डेल्टा ही है, मैंने आपको बता दिया कि स्टोर हाउस ऑफ, ये आप पढ़ लीजिएगा। और समझ नहीं आई होगी, इसमें डायग्राम ड्रा करता तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आती, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन आप रिवाइंड करके देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। Which mechanism is responsible for the absorption of the glucose and amino acids from the intestinal lumen into the epithelial cells? मैंने आपको 2 एग्जांपल याद करवाई थी। मैंने कहा था कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में
को ट्रांसपोर्ट जो होती है, को एजुकेशन में जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स साथ पढ़ते हैं, इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। समझ लें सोडियम आप हैं, अगर कोई बॉयज़ देख रहा है, मैं बॉयज़ के रेफरेंस से दे रहा हूँ, सोडियम बॉयज़ हैं और सोडियम के साथ ग्लूकोज भी लगता है, सोडियम के साथ अमाइनो एसिड्स भी लगता है, तो ये को में पढ़ते हैं, ठीक है। सोडियम ग्लूकोज सोडियम अमाइनो एसिड, हम ये थोड़े से निमोनिक्स बना लेते हैं, MBBS में थोड़ा बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है तो वो माइंड में बिठाने के लिए एक, ताकि हमें हमारा MCQ हो जाए, तो ये थोड़े बहुत रखने पड़ते हैं, आप भी रख लिया करें निमोनिक्स अपने लिहाज से। तो हमें पता है कि जो को ट्रांसपोर्ट है ना, जो सिम्पोर्ट जो ट्रांसपोर्ट है सेकेंडरी एक्टिव टॉप्स की, उसमें सोडियम ग्लूकोज और सोडियम अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा इसमें से, प्राइमरी एक्टिव नो हमारे पास सेकेंडरी है ये। सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट है, काउंटर नहीं है, मैंने को बताया है, सोडियम के साथ ग्लूकोज रख दो या अमाइनो एसिड रख लो, समझ तो गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बॉयज़ को समझ आ गई होगी। सोडियम को ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये आपने याद रखना है, सोडियम ग्लूकोज और सोडियम अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट यूज दी सोडियम ग्रेडियंट टू पुल दिस न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल। नेक्स्ट चलते हैं। आर रिसर्चर्स अप्लाई अ पॉजिटिव चार्ज टू दी राइट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। देखो राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे है पॉजिटिव चार्ज। बात को समझना, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव क्या है, राइट साइड। तो हमारे पास मोशन क्या होगी, डिफ्यूजन की सेंस में होगी लेफ्ट टू राइट ना, राइट साइड पे क्या पड़ी है, राइट साइड पे आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव साइड है, positive charge to the right side of the membrane and a negative charge to the left. If the membrane is permeable to the negative ions, उसने बता भी दी है कि अगर नेगेटिव आयंस जो हैं वो परमेबल होंगे तो लेफ्ट टू राइट होंगे, उसको नस्ट पोटेंशियल कहते हैं। बाकी तरह को ताल्लुक नहीं, एक्शन पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वैसे यहाँ से तुक्का लगाना होता है ना, तो मैं तो नस्ट पोटेंशियल को चूज़ करता। वैसे आपका कंसेप्ट भी ये है कि पॉजिटिव जो है ना नेगेटिव्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक अच्छा MCQ है, इसको नोट डाउन कर लें अगर आपने मिस किया है तो। लेफ्ट टू राइट नस्ट पोटेंशियल। 13 व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन विद द पोटाशियम चैनल सेलेक्टिविटी फिल्टर। बहुत अच्छे से हम कर चुके हैं। ये क्या करता है, ये डिहाइड्रेशन कॉज करवाता है। जो पोटाशियम हमारे पास आता है, ये चैनल हमने देखा था, तो उसमें क्या करता है, पोटाशियम का वाटर लॉस करता है। दे कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द पोटाशियम आयंस। ये आपका ठीक है, ये आपका डेल्टा है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, ये हम पहले कर चुके हैं। 14 है द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस अ सेलुलर शीट सच एज द intestinal epithelium involves a two-step process which following best describe the movement of sodium at the basolateral membrane। ये आपकी नॉलेजेबल है, आपकी बुक की लाइन है गाइडन की, ठीक है, गाइडन खोल के देखोगे तो आपको मिल जाएगी। इसमें वो क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द सोडियम एट द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। जो सोडियम है ना, सोडियम आपका हमेशा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है आउट ऑफ द सेल। कैसे, सोडियम 3 सोडियम बाहर उठा के फेंकते हो ना, वही कंसेप्ट है सेम। 3 सोडियम बाहर 2 पोटाशियम अंदर, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। कौन सी, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल। बाकी ये देख लो काउंटर कौन सा है, ऑस्मोसिस कौन सा फैसिलिटेड। ऑस्मोसिस वैसे इतना कोई खास MCQ आते नहीं है, देख लो फिर भी। अच्छा जी, मैंने कहा था कि मैंने आपको 3 चैनल्स का बताना है। एक आपका पंप है जो फेमस सोडियम पोटाशियम पंप है, वो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। मैंने कहा था पोटाशियम के बारे में बताऊंगा, मैंने बता दिया पोटाशियम का। इसमें कार्बोनाइल ऑक्सीजन किस तरह इंटरेक्ट करती है, 4 सब यूनिट होते हैं, उसमें लूप्स होते हैं, कोर लूप होता है, वो मैंने बता दिया। अब देख लो सोडियम की चैनल की तरफ। सोडियम चैनल के बारे में ये रखो कि स्ट्रॉन्गली नेगेटिव अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं और इसका जो नैनोमीटर है 0.3 to 0.5 नैनोमीटर है। साइज़ कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन माइंड में आपको आ जानी चाहिए। अगर ये सामने लाइन आ जाए तो आपको समझ आनी चाहिए ये सोडियम की बात हो रही है। ये कौन सा चैनल है, सोडियम चैनल आपके पास। सिंपल सा, मैंने पीछे भी बताया था, अगर स्ट्रॉन्गली नेगेटिव अमाइनो एसिड रेजिड्यूज की बात हो तो हम सोडियम की बात करेंगे, सोडियम चैनल की। द नस्ट पोटेंशियल फॉर अ यूनिवेलेंट आयन एट अ बॉडी टेम्परेचर। अच्छा ये बता रहा है, इसमें देखो, इसमें सिंपल सी बात है, कोई भी जो चीज़ है ना, हाँ बल्कि ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, मैं दूसरा MCQ, सिंपल सी इक्वेशन है, ये नेक्स्ट चैप्टर्स में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसका 61 आएगा। इसमें होता क्या है, प्लस माइनस EF जो बराबर होती है ना, हम जो पोटेंशियल मेयर करते हैं बराबर होता है प्लस माइनस 61 log C1 और C2। ये C का मतलब कंसनट्रेशन जो होती है वो आउटसाइड ओवर कंसनट्रेशन इनसाइड, ठीक है। ये फार्मूला हम बाद में पढ़ेंगे, फार्मूला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के लिहाज से। जस्ट नस्ट पोटेंशियल का याद कर लो कि जो है ना वो कांस्टेंट जो होता है ना कोफिशिएंट, वो 61 होता है। नेक्स्ट आप पढ़ोगे, भर के पढ़ोगे नस्ट पोटेंशियल की इक्वेशंस, ये वो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप MCQ छोड़ भी सकते हो, कोई मसला नहीं है।
व्हेन कंपेयरिंग ऑस्मोलैरिटी एंड ऑस्मोलैलिटी, मैंने आपको बताया था एक होता है मोलैरिटी और एक होता है मोलैलिटी, ये डबल एल जिसमें आता है, ठीक है। तो इसमें फ़र्क ये है कि इट इज़ मोर प्रैक्टिकल टू मेजर। जो ऑस्मोलैरिटी होती है ना, आप लीटर को मेजर करना आसान होता है और ईजी होता है केजी की बजाय, ठीक है। तो केजी कहाँ पे मेजर करते रहो, इट इज़ मोर इजियर देन मेजरिंग पर किलोग्राम ऑफ वाटर। ऑस्मोलैलिटी, जो लैलिटी है ना, LAL, इसको मेजर करना मुश्किल है। जबकि जो लैरिटी है ना, ऑस्मोलैरिटी, ये थोड़ा सा डिफरेंस देख लो, लिखी हुई लाइन्स की समझ ज़्यादा आएगी, बोलते हुए ज़्यादा वो मिक्स हो जाती है ना, सेम टर्म्स है। अच्छा जी, 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैंने रटा दी है आपको एग्जाम्पल्स, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कौन सी एग्जाम्पल्स है, जल्दी से बताओ जल्दी से। एक तो आपके पास है फेमस सोडियम पोटाशियम पंप है, एक हाइड्रोजन एटीपेज है, उसके बाद है कैल्शियम एटीपेज है, ठीक है। ये आपके पास कौन कौन सी हैं, ये आपके पास हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। इसमें से कौन सा आएगा, कैल्शियम पंप इन दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैल्शियम एटीपेज मैंने बताया था ना, हाइड्रोजन एटीपेज आपने कर लिया, वहाँ पे पैरेटल सेल्स होते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइनल पैरेटल सेल्स होते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन एटीपेज वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। उसके बाद कैल्शियम एटीपेज कर लिया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। को वाली मैंने आपको याद कर दिया था, आप समझ लो बॉयज़ जो हैं वो सोडियम है, उसके साथ दो दो फीमेल्स ले ही फिरते हैं, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, ठीक है, वो आपकी को आ गई, सिम्पोर्ट या को ट्रांसपोर्ट। एंटीपोर्ट में आपने सोडियम पोटाशियम और सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर वाली याद करनी है, सोडियम हाइड्रोजन याद करना। बेटा ये ऐसे ही रट लो डॉक्टर साहब, ये आपको बड़ा फ़ायदा होगा। इन दी रेनल ट्यूब्यूल्स, इन द इंटरकलेटेड सेल्स ऑफ द लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में पहले ग्लोमेरुलस होता है, बोमन्स कैप्सूल होता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट आती है, ठीक है, ये प्रोक्सिमल कलेक्टिंग डक्ट आती है, प्रोक्सिमल कलेक्टिंग डक्ट, फिर लूप ऑफ हेनले आता है, ठीक है, यू शेप, फिर आता है डिस्टल ट्यूब्यूल आता है। तो वो कहता है कि विच मैकेनिज्म इज टू एलिमिनेट एक्सेस हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द बॉडी। कौन सा मैकेनिज्म होता है जो हाइड्रोजन आयंस को ना बॉडी से रिमूव करता है। अगर ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस हैं तो उसको रिमूव करने के लिए कौन सा यूज़ होगा। सर आपने देख लिया था हाइड्रोजन एटीपीज का कौन सा आएगा, मुझे बताओ ये वाला। अगर आपको समझ आई है पूरे लेक्चर की तो आपने इसका बता दिया होगा। इसमें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आएगा ना आपके पास, हाइड्रोजन एटीपेज, कैल्शियम एटीपेज और सोडियम पोटेशियम एटीपेज, मैंने आपको बता दिया था पहले, ठीक है। बहुत आसान हो गया आपके लिए। मेरे ख्याल में कोई एमसीक्यू ऐसा नहीं होगा जो आप हल ना कर सकें। अ सिंगल मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन बाउंसेस रैंडमली थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ईच सेकेंड। अच्छा, जो भी कोई मॉलिक्यूल टपकेगा बार बार जो बाउंस करेगा तो क्या होगा, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये बेसिक है, ये पढ़ लो। व्हाट हैपन टू द रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन एज द कंसंट्रेशन ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस इंक्रीज। तो रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन को क्या होगा, क्या इसमें सैचुरेशन आ जाएगी। नहीं सर, सिंपल डिफ्यूजन में क्यों सैचुरेशन आएगी। सर वो तो हमारे पास कैरियर प्रोटीन की 3 प्रॉपर्टी हैं, S एंड C, सैचुरेशन, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी एंड कंपटीशन। इसमें क्या होगा, ग्राफ में देखा तो जो सीधी सीधी लाइन जा रही थी, यहाँ पे देखो ये वाली लाइन, ठीक है, ये जो सीधी सीधी लाइन जा रही थी आपके पास, ये वाली जो सिंपल, तो ये इसमें क्या होता है, इट इंक्रीजेज प्रोपोर्शनैलिटी विद द कंसंट्रेशन। बहुत इजी था। नेक्स्ट है हमारे पास द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर फंक्शन एज विच टाइप ऑफ चैनल। बोल बोल के गला ख़राब हो गया, इसलिए वो ना रमज़ान है तो फिर वो प्यास भी लगती है, इतना बोला नहीं जाता, माजरत। अभी जब लेक्चर एंड होने लगता है ना, गला बिल्कुल बैठ जाता है। कौन सा है मुझे बताओ डॉक्टर साहब। मैंने बताया हुआ आपको कि जो लिगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं वो लिगेंड से खुलते हैं, कोई हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, ये वो फलां फलां। मैंने बताया था 2 एसिटाइल कोलिन लगते हैं, यहाँ पे देखा है आपने, ये देखो मैंने 2 रेड से डॉट लगाए हैं यहाँ पे, देखो ये जहाँ ये रेजर मीटर है, ये है, ठीक है। इसमें कौन सा आएगा आपके पास, लिगेंड गेटेड आयन चैनल आएगा। अगर हमारे पास लिगेंड गेटेड ना होता, दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, वोल्टेज गेटेड, वो डीपोलराइजेशन या वोल्टेज चेंजेस की वजह से होता है। ये कौन सा है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल। डॉक्टर साहब ये आपके पास एक एमसीक्यूज है, वो कहता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंसनट्रेट अ सब्सटेंस 10 फोल्ड इज 1400 कैलोरीज, 1400 कैलोरीज चाहिए। अगर मैं 100 फोल्ड करना चाहूँ तो 10 की पावर 2 कितनी होती है, ये लोग से हम लेते हैं, ठीक है। तो आपको डबल करनी पड़ेगी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी डबल करोगे। अगर 10 की पावर 3 होती तो 1000 होती, तो हम फिर इसको 3 गुना कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2800 कैलोरीज आ जाएगा आपके पास आंसर, बाकी भी आप देख सकते हो। अच्छा
होप सो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर लिया होगा कि मैं एंड पे बता रहा हूँ, बड़ी मेहनत लगी है यार इस लेक्चर में। लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसलिए मैं लास्ट पे मैंने कहा ख़त्म होने से पहले बच्चा कोई रुक गया अभी तक तो फ़ायदा बड़ा हुआ होगा आपका। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ काउंटर ट्रांसपोर्ट। काउंटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का कौन कर रहे हैं? काउंटर या एंटीपोर्ट, आप समझ लो इसको। अच्छा जी, पहला है पैसिव डिफ्यूजन ऑफ टू सब्सटेंसेस थ्रू अ सिंगल पोर, वन सब्सटेंस मूविंग डाउन इट्स ग्रेडियंट टू पुल अनदर अपहिल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन की बात हुई है तो हमें लग रहा है यही है, बाकी पढ़ लेते हैं, मुझे वैसे याद नहीं है कौन सा है। अभी इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, आप भी सोचो कौन सा है। मूवमेंट ऑफ द आयन ग्रेडियंट अगेंस्ट अ वोल्टेज ग्रेडियंट यूजिंग एटीपी। नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू स्पेशल, ये क्यों होगा? ये को ट्रांसपोर्ट में क्यों, काउंटर ट्रांसपोर्ट में क्यों होगा? सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन में तो ये को ट्रांसपोर्ट पूछता तो ये लगाते, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ये वन, वो कह रहा है कि एक जो होता है ना वो डाउन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आता है, दूसरा अपहिल ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया था ना, सोडियम पोटेशियम पंप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट है। मैंने सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर की एग्जांपल दी थी, किस तरह वो सोडियम पोटेशियम पंप पे डिपेंडेंट है। होप सो आपको समझ आई होगी। हमारे मार्क्स देख लेते हैं, हमारे 24 में से कितने आए हैं। 24 में से 24, वाओ ग्रेट। अगर आपने भी ये कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किए तो आपको भी ये रिजल्ट होगा। मुझे बताओ ऑनेस्टली नीचे कमेंट्स में आपके कितने मार्क्स हैं। और नीचे मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा, मेरा पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा। जब मैं फ्री होऊंगा आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, अगर आपको कोई मसला हुआ हो तो, कोई मिस्टेक हुई हो तो नीचे मेंशन कर दीजिएगा। अगले लेक्चर के लिए नेक्स्ट जो हमें ब्लड फिजियोलॉजी शुरू करने वाला है, जनरल फिजियोलॉजी आपकी ख़त्म हो गई है। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।